हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। ठीक है। और भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। ठीक है। और ये हम लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ रहे हैं और पूरा डिटेल में आपको पढ़ाता हूँ और समझाता हूँ। ठीक है। तो भारतीय संविधान है ये। और मूल अधिकार हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत की बुक से। ठीक है। तो आज हमारा 7 चैप्टर है, लेकिन कई पार्ट में आएंगे क्योंकि मूल अधिकार थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में लाऊंगा। आज पहला पार्ट पढ़ेंगे और कल हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। चलो चालू करते हैं। कह रहा है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। अब देखो, संविधान के भाग 3 में, ठीक है, मूल अधिकार, देखो इसी को मूल अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों बोलते हैं। ठीक है। तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। किस अनुच्छेद तक? 12 से 35। ये आपको ध्यान में रखना है, बार बार पूछा जाता है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान, ये विधायक से प्रभावित है, मतलब ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अगर आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3। किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35 तक इतने अनुच्छेद में है और अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है। और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब इस मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। तो मूल अधिकार भाग 3 में है, इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ बात कर रहा है कि ये जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, ये न्यायोचित है। मूल अधिकार क्या है? न्यायोचित है। मतलब अगर आपके मूल अधिकार का या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। आप न्यायालय के द्वारा आपको न्याय मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यायोचित है, मतलब आपको इसके लिए न्याय मिलेगा। अभी अभी देखो, जो नीति निर्देशक तत्व हैं या फिर हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, तो वो न्यायोचित नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये न्यायोचित है। अगर आपके आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हो। ठीक है। मतलब न्यायालय में जा सकते हो आप, न्यायालय से आपको न्याय मिलेगा, ये कहना है इसका तात्पर्य। ठीक है। आगे फिर हम बात करते हैं मूल अधिकार के। देखो, कह रहा है मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब हमारा संविधान बना, तो उसमें 7 मूल अधिकार थे। ठीक है। लेकिन आज आज वर्तमान में 6 हैं। तो अगर आपसे पूछेगा जब संविधान लागू हुआ तो कितने मूल अधिकार थे, तो 7। लेकिन वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो 6। तो आओ हम जान लेते हैं कौन कौन से मूल अधिकार हैं। यहाँ हम जान लेते हैं कौन कौन सा मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार मूल रूप से संविधान के भाग 7, मतलब 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। तो पहले 7 थे, अब 6 हैं। तो हम जानते हैं, पहला समानता का अधिकार। समानता अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, मतलब 23-24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 26। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। ठीक है। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। और हम पढ़ लेते हैं ऊपर अनुच्छेद 31। और संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इतने, जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज वर्तमान में 6 हैं। छठवां कौन सा एक हटा दिया गया, तो हम देखते हैं। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ये जो संपत्ति का अधिकार है, जो अनुच्छेद 31 में था, इसको हटा दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। और इस समय जो सरकार थी वो मोरारजी देसाई की थी। ठीक है। मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की सरकार थी, और इस मोरारजी देसाई की सरकार में ये इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। ठीक है। मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया इसे अब संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। तो अगर आपसे पूछेगा संपत्ति का अधिकार अब कहाँ है, तो संपत्ति का अधिकार भाग 12 अनुच्छेद 300 का में है। ठीक है। और इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये कानूनी अधिकार है, ये एक विधिक अधिकार है, ये अब मूल अधिकार नहीं है। ठीक है। तो अब इस समय 6 मूल अधिकार हैं। क्यों? क्योंकि जो छठवां था, मतलब ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में जो था, उसको हटाकर 300A में कर दिया गया। और जो मूल अधिकार था पहले, वो अब उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, जो ऑप्शन में होगा वो आपको करना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई अभी तक सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं।
ठीक है, तो ये आपको जानना है। तो अगर आपसे पूछेगा आप संपत्ति का अधिकार पहले किस में था, तो अनुच्छेद 31 में था, लेकिन हटा दिया गया। अब किस में है, 300A में है या 300 में है। ठीक है, अब कह रहा है ये न्यायोचित है। ठीक है, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है जब भी इनका उल्लंघन होता है। अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा है, कोई उल्लंघन कर रहा है, तो आप अदालत जा सकते हो। ठीक है, आप न्यायालय जा सकते हो, इसीलिए ये न्यायोचित है, मतलब इसमें न्याय आपको दिया जाएगा। इन्हें उच्चतम न्यायालय के द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा ये गारंटी प्रदान की जाती है कि आपको आपकी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकता है। देखो, अगर हम कोई केस लड़ते हैं तो हम पहले हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट कब जाते हैं, जब हम हाई कोर्ट से हम हार जाते हैं या हमारा काम हो जाता है, तब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप हाई कोर्ट ना जाके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये बात है। और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, आप आपकी मर्जी, आप चाहे जहाँ जाओ, आप चाहे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो आप, या फिर उच्च न्यायालय में जा सकते हो। ठीक है, तो आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हो, आपको न्याय मिलेगा। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो, आप उच्च न्यायालय में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, ये अस्थाई नहीं है। फिर ये क्या यहाँ बात कर रहा है, ये अस्थाई नहीं है, संसद इसमें कटौती या कमी कर सकता है। मतलब ये जो मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार आपको बताया जा रहा है, ये अस्थाई नहीं है कि आपको परमानेंट ही आपके पास परमानेंट रहेंगी, नहीं। इसमें क्या है, इसमें संसद इसमें कभी भी कटौती या कमी कर सकता है। अब आपको पता है संसद मूल अधिकार में क्या है, संशोधन कर सकता है मौलिक अधिकार में। ठीक है, उसको कम या बढ़ा या जो भी कुछ कर सकता है वो संसद कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो हैं वो अस्थाई हैं, संसद इसमें कभी कभी कटौती और कर सकता है। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है, ऐसे नहीं, उसको संविधान संशोधन अधिनियम के साथ तहत करना होगा, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। ठीक है, और आपको पता है संविधान संशोधन अधिनियम थोड़ा सा टफ होता है, तो उसके तहत वो कटौती कर सकता है। अब ये संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना, अगर देखो आपको पता है संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। ठीक है, संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता, हाँ कुछ बदलाव उसमें किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है, ये अस्थाई नहीं है। फिर हम बात करते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है, जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है, उस दौरान अनुच्छेद 20 और 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित कर दिया जाता है। अब देखो, जब आपातकाल लग जाता है तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, कब, आपातकाल के टाइम, आपातकाल के टाइम हमारा मौलिक अधिकार खत्म कर दिया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को खत्म नहीं किया जाता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये जानना है, जब आपातकाल लगेगा तो क्या हमारे मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा? बिल्कुल, आपके मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन दो अनुच्छेद ऐसे हैं, दो मूल अधिकार आपके ऐसे हैं, 20 और 21, जो आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं किए जा सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब फिर यहाँ क्या कह रहा है, अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब अस्वीकृत किया जाता है जब युद्ध और विदेशी आक्रमण के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता है अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 में, उसमें 6 प्रकार के अधिकार हैं। ठीक है, हमारा तो मौलिक अधिकार 6 हैं ही, लेकिन जो 19 के अंतर्गत भी 6 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो उन अधिकारों को भी खत्म कर दिया जाता है। कब? जब युद्ध या विदेशी आक्रमण हुआ हो, जब किसी देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया हो, तो उस टाइम उस दरमियान अनुच्छेद 19 को भी खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं, ये हम देख लेते हैं कितने मूल अधिकार हैं, कौन कौन से मूल अधिकार हैं, इसको हम जानते हैं। तो आपको पता है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, तो वो पूरा हम पढ़ेंगे विस्तार से, 14 से 18 तक समानता का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं। अब देखो अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधियों के समक्ष मतलब कानून के समक्ष सब समान होंगे, सभी व्यक्ति को समान रखा जाएगा, कानून की दृष्टि से सब समान होंगे, ये बात यहाँ कह रहा है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध। मतलब धर्म के आधार पर सब समान है, लिंग के आधार पर, और मतलब हर तरीके से सब समान, सबको समान देखा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में विषय
में अवसर की क्षमता, अगर आप कोई भी आप काम हो रहा है, कोई भी सरकारी काम है या कुछ भी है, तो उसमें सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। ठीक है, तो समान अवसर आपको मिलेंगे, सबको, सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, और जितना ये पढ़ा रहा हूँ सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद हो जाना चाहिए। तो छुआछूत की भावना का यहाँ अंत किया जाता है, मतलब छुआछूत की भावना कोई नहीं रखेगा। ठीक है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है सेना या विद्या संबंधी समान सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। देखो, सभी उपाधि पर रोक लगा दी गई है। जैसे कहते नहीं कि महाराजा महाराजा वीर विक्रम, तो अब महाराजा महाराजा आप नहीं लगा सकते। ठीक है, मतलब अब देखो सेना संबंधी, मतलब सेना संबंधी जैसे कर्नल हैं, जनरल हैं, तो ये सब तो लगेगा, लेकिन उसके अलावा और आप कुछ भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ उपाधियों के आपको आपकी उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, फिर बात करता है अनुच्छेद 19 में। देखो अनुच्छेद 19 जो है इसमें अनुच्छेद 18, ठीक है, 18 है, अनुच्छेद 19 ये है। तो अनुच्छेद 19 आपको पता है, 19 में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। कौन कौन? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप सम्मेलन कर सकते हो, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ बना सकते हो, आप संचरण कर सकते हो, निवास कर सकते हो, कहीं भी निवास कर सकते हो आप। ठीक है, वृत्त, मतलब ये जो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये सबको, सबके ऊपर लागू होती है। देखो अभी अभी तो मैं ये आपको सिर्फ अनुच्छेद बता रहा हूँ, अभी मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊंगा। फिर अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अगर अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपको दोष अपना सिद्ध करने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कि मतलब आप अपने प्राण की रक्षा आपको करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 फिर यहाँ पे क्या कहता है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A, इसे कर लो। ठीक है, अनुच्छेद 21A है ये, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, इसे बाद में जोड़ा गया, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे। फिर अनुच्छेद 22, ये अनुच्छेद 21A है। ठीक है, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? आप कुछ दशाओं में आप गिरफ्तारी से आप बच सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये सब मामला है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात् श्रम का निषेध, बलात् श्रम का निषेध। ठीक है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। जो कारखाना है उसमें छोटे बच्चों को आपको काम पे नहीं लगाया जाएगा। आगे अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, अपने अपने धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता सबको है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप धार्मिक कार्य के लिए कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो गलत ना हो, आगे हम उसको पढ़ेंगे। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय में स्वतंत्रता। ठीक है, आप अगर धार्मिक कर है, धार्मिक कर आप आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी स्वतंत्रता है। तो यहाँ हम कुछ देख लेते हैं, यहाँ जो हम छूट गया है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसको भी याद करना है। देखो, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समानता का अधिकार के बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, ये भी आपको याद रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 दो अनुच्छेद में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। ये आपको सारा याद करना है क्योंकि पूछा जाता है। फिर अगर हम आगे चलते हैं, यहां देख लेते हैं पहले। अब कह रहा है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28 कहता है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है मूल अधिकारों को परिवर्तित करवाने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। मतलब अगर आपका मूल अधिकार हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हो, अनुच्छेद 32 कहता है। और इसमें आपको 5 प्रकार की याचिका आपको मिलेंगी: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रशा। तो आगे आगे हालांकि हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना जानो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की याचिका हैं और इनके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमको जानना है थोड़ा सा। कह रहा है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 30 है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार, मूल अधिकार जो विदेशी को प्राप्त नहीं है। अब देखो हम वो पढ़ने जा रहे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त होते हैं, विदेशी को नहीं। समझ पाए आप कि मतलब ये जितने अधिकार हम पढ़ने जा रहे हैं अब, ये विदेशी नागरिक को नहीं दिए जाते, ये सिर्फ भारत के नागरिक को ही दिए जाते हैं। जैसे जैसे केवल धर्म, मतलब अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 के तहत जो अधिकार है वो सिर्फ भारतीय नागरिक को दिए जाएंगे, विदेशी को नहीं। अनुच्छेद 16 सिर्फ भारतीय नागरिक को, मतलब अवसर की समता और सबको मौका मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ भारत के नागरिक के लिए है, विदेशियों की नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 19 और 29, अनुच्छेद 19 और 29 ये भी क्या है, ये भी हमारे भारतीय नागरिक को दिए जाएंगे। अल्पसंख्यक को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार, अनुच्छेद 30। ठीक है, तो ये जो सारे अनुच्छेद हैं, ये लगभग 5 अनुच्छेद हैं, तो ये 5 अनुच्छेद सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 15, 16, 19, 29, 30। तो ये जो 5 मूल अधिकार हैं, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशी को नहीं। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऐसे अधिकार जो नागरिकों व विदेशी को दोनों को प्राप्त हैं। तो देखो शेष जितना बचा, इस 5 अनुच्छेद को छोड़ने के बाद जो बचा वो भाई सबके लिए है, वो आम नागरिक के लिए भी है और आम विदेशियों के लिए भी है। जैसे विधि के समक्ष समानता, ठीक है, संविधान के समक्ष सबको समान रखा जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध, अब जो भी विदेश से आएगा वो भी तो अपना अपराध सिद्ध कर सकता है भाई कि मैंने अपराध नहीं किया या मैंने क्या किया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें आप प्राण और अपने प्राण की रक्षा कर सकते हो। तो ये जो सारे अनुच्छेद हैं, 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा ग्रहण कर सकता है कोई, अगर विदेश से नागरिक आया है तो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में हिरासत और इसको भाई इन लोगों को भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विदेशी को भी प्राप्त है। फिर हम बात करते हैं क्षमता के अपवाद, मतलब जो हमारा अधिकार है, अनुच्छेद 14 आपको पता है भारत के सभी व्यक्ति समान होंगे। ये हमने पढ़ा कि भारत के सभी व्यक्ति क्या है, समान होंगे और किसी भी तरीके से अनुच्छेद 14 ये कहता है। लेकिन उसके कुछ अपवाद हैं, उस अपवाद को हम देख लेते हैं। अब उस अपवाद को हम देखेंगे। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 361 क्या कहता है? अनुच्छेद 361 कहता है भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, अनुच्छेद 361 मतलब क्या शक्तियां प्राप्त हैं? अब देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय में किए गए किसी कार्य या लिखे गए किसी निर्णय के प्रति देश के प्रति न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। मतलब इनको न्यायालय में जवाब देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, या जब वो अपने कार्यालय में कोई भी कार्य या कुछ निर्णय लेते हैं तो, ठीक है, क्योंकि इनका अधिकार है, अनुच्छेद 361 देता है। ठीक है, फिर कहता है राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान, मतलब जब तक वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर रहेंगे, न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही उनके प्रारंभ चालू नहीं की जाएगी। मतलब जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे तब तक न्यायालय में कोई भी कार्य उनके खिलाफ नहीं, कोई भी कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। और जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल, सिर्फ दो लोगों की बात कर रहा है, सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल, जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे तब तक उनके गिरफ्तारी के लिए या उनके कारावास के लिए कोई भी न्यायालय कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो, मतलब उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक वो अपने पद पर हैं। देखो कभी कभी क्या होते हैं, जब कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं, कोई दोषी हो जाता है तो उसे राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है, इसलिए कि जब तक वो राज्यपाल पद पर रहेगा तब तक तो वो सुरक्षित है। ठीक है, और राज्यपाल पद पर रहता है, उसके बाद क्या होता है, फिर उसकी पद पर ही मृत्यु हो जाती है, तो वहीं से केस भी खत्म हो जाता है। तो ये होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तो फिर उन्हें भी कोई केस था, हमको याद नहीं आ रहा है, तो जब वो फंस गई थी तो उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। ठीक है, मतलब अब जब तक वो राज्यपाल पद पर रहेंगी तब तक उनका तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, कोई कार्यवाही कोई कार्य नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान वही सब सारी चीज़ें हैं कि उसमें दीवानी मुकदमा ये सब नहीं होगा कार्यकाल के दौरान। ठीक है, कार्य के बाद, हाँ, अगर कार्यकाल जब खत्म हो जाता है तो ये सारी चीज़ों की प्रक्रिया फिर बाद में चालू होती है। तो ये भी वही चीज़ें हैं, अनुच्छेद 361 कहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 361 के तहत ये सब किए जाते हैं।
अगर संसद में या उसकी किसी भी सहमत के में संसद के किसी सदन को कही गई बात या दिए गए मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई फौजदारी नहीं होती। अनुच्छेद 105। अच्छा, अनुच्छेद 105 क्या कहता है? अनुच्छेद 105 कहता है कि जब संसद की बैठक हो रही हो, ठीक है, जब अंदर संसद की बैठक हो रही हो, तो कोई भी संसद सदस्य अगर कोई बात कह देता है या कोई संबंध में उसके विरुद्ध में कुछ बोल देता है, तो वो बात न्यायालय में नहीं जाएगी, ठीक है, वो संसद की बात है, वहीं अंदर ही रहेगी। तो वो आप उस बात को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। एक बार फिर आप समझ लो, अनुच्छेद 105 क्या कहता है? अनुच्छेद 105 कहता है जब संसद के अंदर कोई व्यक्ति मतलब जो रहेगा वो संसद का सदस्य ही तो रहेगा, तो उस अंदर की कोई बात को लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आपको रखना है, अनुच्छेद 105 ये कहता है। तो ठीक है, आज इतना ही। अब अगला जो पार्ट दूसरा है, ये हम अभी आधा आधा कवर किए हैं, आधा अभी हमको पढ़ना है, तो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कल मतलब पढ़ लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।